अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU A4 और 5 का लास्ट वीडियो कर रहे हैं आपकी मिड टर्म रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। बेसिकली इस वीडियो में हम 16 से ऑनवर्ड 22 तक कंप्लीट कर देंगे। शुरुआत ही कि आपके ऐसे लेक्चर्स हैं जो कि काफ़ी लेंथी थे, अदरवाइज 16 से 22 तक बिल्कुल नॉर्मल लेक्चर्स आपके अब आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने उन नॉर्मल लेक्चर्स को। उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी। हम लेक्चर 15 में यही कर रहे थे, सो इसका कंटिन्यू पार्ट है आपके पास। टॉपिक 64। बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मेथड जो है, इससे हम मेजर करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी को। अब ये मेथड है क्या, ये हम डिटेल में देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये मेथड एक ही बार में टेस्ट किया जाता है। इसमें दो इक्वेलेंट हाफ कर दिया जाता है, किसी चीज़ को दो इक्वेलेंट हाफ में कर दिया जाता है, देन उसके दो इक्वेलेंट हाफ्स को टेस्ट किया जाता है। करेक्ट कोरिलेशन देखी जाती है दोनों हाफ्स के दरमियान, तो ताकि वो फिट हो सके थर्ड हाफ के अंदर। तो हम इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं ब्राउन फार्मूले की मदद से। क्या दिखेगा, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी जो टेंडिंग होती है वो हाई होती है, लाइक उसमें जो रिलायबिलिटी होती है ना वो काफ़ी हाई होती है, रेदर देन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिलायबिलिटीज, मतलब इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी से रेदर देन आप कर सकते हो। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन को सिंगल असेसमेंट मेथड के थ्रू देते हैं, यानी कि आप प्रोसीजर एक प्रोवाइड कर देते हो, फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है उसे हाफ चेंज कर देता है, दो हाफ बना देता है। अब उन दो हाफ पे वो टेस्ट करता है, देन वो उसकी रिलायबिलिटी को थर्ड हाफ में लिखेगा। टॉपिक 65 है एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी। के अंदर आपके पास बेसिकली दो मेथड आते हैं, कुडर रिचर्डसन मेथड एंड कोफिशिएंट अल्फा, और सेकंड वन है इंटररेटर मेथड। कुडर रिचर्डसन मेथड और कोफिशिएंट अल्फा है क्या, ये दोनों मेथड जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए। ये दोनों मेथड भी टेस्ट को एक ही बार देते हैं और वो स्कोर करते हैं टोटल टेस्ट को, एंड देन अप्लाई करते हैं कोरिलेशन मेथड इसके ऊपर। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि हमने क्या पहला टेस्ट किया था, मेथड यूज़ किया था स्प्लिट हाफ मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगेन स्प्लिट हाफ मेथड यूज़ करते हैं, देन फार्मूला प्रोवाइड किया जाता है जिसमें हम इंटरनल कंसिस्टेंसी के इंडेक्स पर जिसे हम अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे स्प्लिटिंग जो होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती असेसमेंट के लिए। हम जब भी करेंगे, अगर हम आधे प्रोसीजर पे का वर्क करें विदाउट स्प्लिटिंग दैम, तो भी हमारा आंसर ठीक आएगा विद हेल्प ऑफ कुडर रिचर्डसन मेथड। कुडर रिचर्डसन मेथड को हम कहते हैं कि जो फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है वो दैट इज़ KR20, यानी कि इसमें अगर देखें ना, ये एप्लीकेबल होता है और स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को वो स्कोर करता है लाइक 0 और 1 पॉइंट पे। KR20 जो होता है फार्मूला, जब हम इस पे वर्क करते हैं तो हमें पता चलेगा जो जनरलाइजेशन होती है ना वो असेसमेंट के लिए हो रही होती है, लाइक वो डिक्टोमिस होता है, डिक्टोमिस लाइक 0 और 1 दो पॉइंट में वो आंसर देगा। राइट रॉन्ग स्कोर्स आपके पास आ जाएंगे। अब जो ये राइट और रॉन्ग स्कोर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट अल्फा। कुडर रिचर्डसन मेथड सेम होता है स्प्लिट मेथड, बट यहाँ पे हम दो हाफ्स को लाजिम नहीं होता कि उसे स्प्लिट करें। हम क्या करते हैं कि उस पर असेसमेंट कर देते हैं एक ही हाफ के ऊपर, यानी दोनों के हमें नेसेसरी नहीं होता। इसके बाद इंटररेटर मेथड। इंटररेटर मेथड जो है इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ रेटिंग की बात की जाती है। इसमें हम अगर बात करें तो ये सेट ऑफ स्टूडेंट के रिस्पांस को रिक्वायर कर रहा होता है, जिसमें जजमेंटल स्कोरिंग की जा रही होती है दो या उससे ज़्यादा रेटर्स को लेकर, और देन उनके रिस्पांस को एक सेपरेट बॉक्स में रख दिया जाता है। ये था लेसन नंबर 16। 17 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है अल्टरनेट असेसमेंट टूल। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट टूल अगर हम देखें ना तो हमारे पास आते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पीर अप्रेजर, सेल्फ अप्रेजर, पोर्टफोलियो। अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर क्या हो रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट के एज अ वो जैसे परफॉर्म कर रहा होता है, वो जैसे डिस्क्राइब कर रहा होता है हर चीज़ को, हम उसके पूरे बिहेवियर को जज कर रहे होते हैं। अब इस बिहेवियर के अंदर उसके देखा जाता है कि वो कितना ज़्यादा अपने
बारे में बात करता है, वो कितना ज़्यादा ऑब्जर्व करता है किसी भी इनकम्प्लीट बाइस पिक्चर को। लाइक उसमें हम देखते हैं कि वो एक्यूरेट रिकॉर्ड रखता है अपनी ऑब्जर्वेशन का या नहीं। अब ये जो मेथड टू डू होता है ना, इसे हम कहते हैं कि एनाकॉर्डर रिकॉर्ड है। एनाकॉर्डर रिकॉर्ड बेसिकली फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करता है, यानी कि वो इंसिडेंट की मीनिंग फैक्चुअली ले रहा होता है। अब कोई बच्चा टीचर कुछ बता रहा है, टीचर उसके चेहरे को देखेगी, उसके फैक्ट्स को देखेगी, वो कितना उसे जस्टिफाई कर रहा है उस बात को। ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। अब अफेक्टिव यूज़ अगर इसके देखें तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड का, तो आपके सामने कुछ आते हैं पॉइंट्स जिनमें आप देखते हो कि आप डिटर्मिन करते हो, आपको कोई सिर्फ 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए। इसमें आप डिटर्मिन करते हो इन एडवांस कि आपको क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, बट आप अलर्ट रहते हो अनयूजुअल बिहेवियर को लेकर। देन आप एनालाइज करते हो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड को, जिसमें आप पॉसिबल सोर्स ऑफ बाइस को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, रिकॉर्ड करते हो इनफ फॉर द ऑफ द सिचुएशन टू मेक बिहेवियर मीनिंगफुल। अगर इसका हम 4 पॉइंट देखें तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो रिकॉर्ड हम जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे थे, वो रिकॉर्ड जो होता है वो किसी भी इंसिडेंट का होता है। जैसे हम हमारे सामने वो आया, हमने सबसे पहले इस पर क्या किया, ऑब्जर्वेशन की। अब जितनी भी पॉसिबल ऑब्जर्वेशन थी हमने वो की। देन हमने लिमिट किया हर एक पॉइंट को, एनेक्डोट दिया, लाइक उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को एक सिंगल इंसिडेंट के तौर पे हम सामने लेकर आए। एडवांटेजेस अगर इसकी देखी जाए ना, तो आपके पास आता है कि ये एक्चुअल बिहेवियर को नेचुरल स्ट्रक्चर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपिक्ट करता है। इसमें आपको फैसिलिटेट हो जाते हैं कि आप एविडेंस को आसानी से गैदर कर सकते हो, आप उस पर एक्सेप्शनल लाते हो, लाइक आप उसमें सिग्निफिकेंट एविडेंस को आसानी से गैदर कर सकते हो। ये बेनिफिशियल होता है लेस कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद ही अगर हम लिमिट देखें, क्योंकि इसकी लिमिट भी आपके सामने आ रही है, लिमिट्स में देखें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है मेंटेन करने के लिए। इसमें सब्जेक्टिव इन नेचर यूज़ किया जाता है। एंजाइटी जो होती है वो क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसकी वजह से एंजाइटी बढ़ रही है। अब एंजाइटी बढ़ रही है तो क्या होगा कि आपका रॉन्ग डिसीजन आप ले सकते हो। लेक्चर नंबर 18 है आपके पास पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बेसिकली इसमें सिस्टमेटिक आ रहा होता है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क जो कि पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड हो रहा होता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, असेसमेंट पर्पस होता है। अगर मैं पोर्टफोलियो कहूँ तो पोर्टफोलियो जो है बेसिकली एक कलेक्शन है किसी भी स्टूडेंट वर्क का, जिसके अंदर उसके पार्टिकुलर पर्पस को डॉक्यूमेंट किया जाता है, जिसमें हम शो करते हैं कि स्टूडेंट कितना ग्रो किया उस सब्जेक्ट के अंदर, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं इसे इसके की स्टेप्स बताऊँ ना, यूजिंग पोर्टफोलियो या डिफाइनिंग की स्टेप इन डिफाइनिंग एंड यूजिंग पोर्टफोलियो, स्पेसिफाई होता है इसका पर्पस। सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड करता है गाइडलाइन फॉर सिलेक्टिंग पोर्टफोलियो। देन वो डिफाइन करता है स्टूडेंट रोल्स को, सेल्फ एवोल्यूशन आपकी हो रही होती है, स्पेसिफाई करता है उस एवोल्यूशन क्राइटेरिया को। देन यूज़ करता है पोर्टफोलियो को इंस्ट्रक्शन के अंदर एंड कम्युनिकेशन के अंदर। इसकी अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो आपके पास आता है कि ये इंटीग्रेट करता है इंस्ट्रक्शन के साथ, ये प्रोवाइड करता है आपको अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू शो व्हाट दे कैन डू। देन आप देखते हो कि ये इंकरेज करेगा रिफ्लेक्टिव लर्नर्स को। इसमें आप सेटिंग गोल्स और सेल्फ एवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे होते हो, हेल्प कर रहा होता है, या इफेक्टिव वे कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है पेरेंट्स के साथ, बच्चों को। अब जो हम देखते हैं बीइंग अ टीचर, आप जब पोर्टफोलियो पेरेंट्स को शो कर रहे हो तो वो आप उन्हें बता रहे हो कि बच्चा आया प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो भी किस तरह कर रहा है, आप कंप्लीट कम्युनिकेट करोगे विद पेरेंट्स, अगर नहीं करा तो भी आप उस पर कम्युनिकेट करोगे। देन आपके पास आता है वीकनेस ऑफ पोर्टफोलियो। इसमें हम टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है इसे असेंबल करना, इसे समेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ करना काफ़ी हार्ड होता है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें आप डिफ़िकल्ट करते हैं कंपेयर, मतलब आप समझ लो डिफ़िकल्ट टू कंपेयर रिसर्च, बहुत लो रिलायबिलिटी होती है इसके अंदर। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ और पसंद आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो भी मुझसे पता कर लें। लेसन नंबर 19 है पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो। फंडामेंटली दो ग्लोबल पर्पस होते हैं जी किसी भी पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट होता है कि आप स्टूडेंट के असेसमेंट कर रहे हो, उसके इंस्ट्रक्शंस उसे दे रहे हो फिर आप उससे देन आप उसे अकम्प्लिश कर रहे हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, उसके पर्पस प्रोग्रेस की। यानी कि पहला पॉइंट होगा इंस्ट्रक्शनल पर्पस।
इंस्ट्रक्शन पर्पस के अंदर आप स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हो, उन्हें डेवलप कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो उनकी सेल्फ एवल्यूशन स्किल्स को। देन प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोवाइड करिए टीचर के बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि नहीं, स्टूडेंट के प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग वो चलेगा। स्टूडेंट फिर आप क्राइटेरिया सेट करते हो, क्राइटेरिया फॉर एक्सीलेंस। ये बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस करता है पेरेंट्स के साथ। इसमें असेस करते हैं आप स्टूडेंट को थ्रू प्रोसेस अवेयरनेस ऑफ स्टैंडर्ड। टॉपिक 77 है आपके पास असेसमेंट पर्पस। असेसमेंट पर्पस आपके पास दो तरह के होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव। उम्मीद है कि आपको फॉर्मेटिव और समेटिव का डिफरेंस अब तक समझ आ चुका होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर अगर हम देखें ना तो ये यूज़ होता है मेजर करने के लिए किसी भी प्रोग्रेस को। अगर हम इसकी बेसिस देखें तो इसमें हम सर्टिफाई करते हैं अकम्पलिशमेंट को, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को हम लेके चलते हैं, ये सिस्टम के रिलेटेड होता है। टॉपिक 75 है आपके पास करंट अकम्पलिशमेंट एंड प्रोग्रेस। जब हम फोकस करते हैं ना अकम्पलिशमेंट पर तो पोर्टफोलियो जो होता है ये हमें लिमिट कर देता है कि हम फिनिश कर सकें वर्क को। ये रिलेटिवली स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम को कवर करता है। जब हम फोकस करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिंग ग्रोथ को तो डेवलपमेंट जो टाइम होता है ना आपका डेवलपमेंट फ्रेम का वो लॉन्गर होता है। इसमें हम मल्टीपल वर्जन्स लेके आते हैं, इसमें हम मेजर करते हैं प्रोग्रेस को ऑन अ लार्ज स्केल। तो अभी तक हमें पता चला कि पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग अगर हम अकम्पलिश कर रहे हैं ना तो क्या होगा कि वो लिमिट कर देगा वर्क को। एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको फ़ौरन से जवाब देना होगा। जब हम डेमोन्स्ट्रेटिंग ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें डेवलपमेंट जो होता है फ्रेमवर्क का या टाइम फ्रेम का वो लॉन्गर होता है। शोकेस एंड डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो। जब हम बात करते हैं ना शोकेस की तो इसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट का सिलेक्टेड सीरीज एंट्रीज उसमें आ जाती हैं। इसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं स्टूडेंट की एबिलिटी को कि वो किस तरह बेस्ट वर्क करता है किसी चीज़ को चूज़ करने में। देन वो अपनी एबिलिटी को किस तरह डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी टास्क को, उस चूजन चीज़ के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। टॉपिक 81 है गाइडलाइन फॉर पोर्टफोलियो एंट्री। इसमें हम देखते हैं कि कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। द यूज़ दैट विल बी मेड ऑफ द पोर्टफोलियो, who will have to do it। फर्स्ट है ना कि who will have to do it। सेकंड इसमें आ जाता है कि what type of work is appreciated to include। ये पोर्टफोलियो बनाने के वक्त आप देखते हो जब एंट्रीज कर रहे हो तो सबसे पहले देखते हो कि कौन वो कर सकता है, इसमें कौन सा वर्क है जो अप्रिशिएट है। देन अब क्राइटेरिया, what criteria will be used in evaluating the work। फिफ्थ वन है should define timeline for the portfolio। सिक्स्थ वन है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज। टॉपिक 84 है आपके पास चेकलिस्ट। चेकलिस्ट को हम ऑफन यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ समथिंग, लाइक आपकी अटेंडेंस। चेकलिस्ट इज बेसिकली अटेंडेंस शीट। इसमें आपकी प्रेजेंस देखी जाती है, आपकी एब्सेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि अगर आप कहते हो कि आपके पास एक ग्रुप इवेंट है, इसमें स्पेसिफिक गोल आपके माइंड में है, ये बेंच 1993 में उन्होंने डिफाइन किया था इस बारे में। फॉर एग्जांपल अब टीचर है जिसके अंदर 3 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, उसमें मतलब अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो अ टीचर ऑफ अ 3 ईयर ओल्ड कैन बी गिविंग अ बिग बुक रीडिंग लेसन। अगर हुआ क्या कि आप 3 साल के बच्चे को उसकी एज से ज़्यादा बुक दे देते हो पढ़ने के लिए तो होगा क्या, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे पढ़ा नहीं जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कि है क्या, उसकी स्पीकिंग लेवल जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। टॉपिक 83 है आपके पास ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट के अंदर आप कैंडिडेट को आप स्पोकन रिस्पॉन्स देते हो, लाइक आप उसे क्वेश्चन करते हो या एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है, वो उसे ज़ुबानी बताता है, उसके जवाब लिखता नहीं है, तो वो ओरल टेस्ट आ जाता है। लेसन नंबर 20 है आपके पास परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट नायर। अकॉर्डिंग टू नायर, नायर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्ली एजुकेशन रिसर्च। इसमें चाइल्ड असेसमेंट जो है वो वाइटर होती है। इसमें हम ग्रोइंग कंपोनेंट देखते हैं जिसके अंदर हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जिन्हें हम अंडरस्टैंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने यंग चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के अंदर। अब देखो इसमें अगर हम बात करते हैं तो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है कि आप उसे डॉक्यूमेंट करो, देन आप उसके प्रोग्राम को इफेक्टिवली यूज़ एवेलुएट कर सकते हो। प्राइमरी पर्पस जो होता है ना असेसमेंट का वो होता है आइडेंटिफाई करना
वेल डेवलप और लीस्ट वेल डेवलप स्किल्स को। अब ये वेल डेवलप और लीस्ट वेल डेवलप स्किल्स जो होती हैं वो चिल्ड्रन के लिए होती हैं, लाइक वो बेनिफिशियल लर्निंग एक्सपीरियंस को लेके चलती हैं। टीचिंग के अंदर अगर हम देखें तो वो प्लान और कैरीड आउट होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि प्लान और कैरीड आउट होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के अंदर हम बात करें तो ये कॉन्टीन्यूस होता है, ऑन गोइंग थ्रू आउट स्कूल ईयर होता है, लाइक इसमें हम ऑथेंटिक आइटम को यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें सेवरल टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेज यूज़ हो रही होती हैं। अब ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट टूल जो होते हैं ये डेवलप किए जाते हैं फॉर द यूज़ विद इन द प्री स्कूल एज चिल्ड्रन, लाइक इसमें आप कह सकते हो हाई स्कोप चाइल्ड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हो रहा होता है, टीचिंग स्ट्रेटजी गोल को यूज़ किया जा रहा होता है, वर्क सैम्पलिंग सिस्टम्स आ रहे होते हैं। प्ले बेस्ड असेसमेंट, प्ले जो है वो उसे डिफ़ाइन किया जाता है कि ये वॉलंटरी इंगेजमेंट होती है जो कि इंजॉयबल एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही होती है। प्ले जो होता है ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है किसी भी बच्चे के एक्टिविटीज़ के अंदर, लाइक यहाँ बच्चे इसमें क्या करते हैं, वो इन्जॉय करते हैं, वो अपना ज़्यादा टाइम इसी के अंदर सर्व करते हैं। प्ले को बेसिकली 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज़ एक्सप्लोरेटरी, सेकंड वन इज़ सिंपल प्रिटेंड, थर्ड वन इज़ कम्प्लेक्स प्रिटेंड प्ले। एक्सप्लोरेटरी प्ले जो होता है इसमें मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता है बेसिक वे के अंदर, जैसे कि आप बैंगिंग एन ऑब्जेक्ट हो गया, पुशिंग बटन हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर हो गया। सिंपल प्रिटेंड प्ले के अंदर आप यूज़ करते हो सिंगल एक्ट, लाइक आप इसमें प्रिटेंड प्ले कर रहे होते हो ना, टेकिंग अ ड्रिंक फ्रॉम अ कप, फीडिंग अ डॉल, मेकिंग अ डॉल ड्राइव अ कार। ये कम्प्लेक्स प्रिटेंड के अंदर अगर हम देखें तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स हो रहे होते हैं सीक्वेंस के साथ। टॉपिक 86 है आपके पास डेवलपिंग लिटरेसी थ्रू प्ले। अगर मीटा एनालिसिस देखा जाए ना प्ले स्टडीज़ का, तो हॉल 1991 उन्होंने फाउंड किया था कि एक नंबर ऑफ रिसर्च आई जिनके अंदर रिफ्लेक्ट किया गया था, जिनमें रिपोर्ट किया गया था कि जो रिलेशनशिप बिटवीन प्ले एंड लिटरेसी है वो बहुत हाई है। अब हॉल ने इनका कंक्लूड किया तो उसने कहा कि जो प्ले है वो फंडामेंटल कॉग्निटिव एक्टिविटी है जिसकी वजह से आप प्रिपेयर कर सकते हो कम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जैसे कि लिटरेसी हो गया। सिंबॉलिक बिहेवियर आप देख सकते हो, प्ले से रिलेट कर सकते हो ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को, लाइक रिटन लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज बिहेवियर जो होता है वो लिटरेट लैंग्वेज की तरफ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है विद द हेल्प ऑफ प्ले। लेसन नंबर 21 है आपके पास एबी, एक्टिविटी बेस्ड इंटरवेंशन। अगर हम इसका देखें मल्टी डिसिप्लिनरी मेथड को देखें या इसके मॉडल को देखें तो एबी जो है वो फर्स्ट यूज़ किया गया था बाय डायन ब्रेकर और उसके कोलीग्स ने यूज़ किया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन। एबी के अंदर अगर हम देखें तो बहुत वर्क हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, लोगों ने उसमें काफ़ी इन्वेंशंस की, काफ़ी उसमें चीज़ें डाली गई, बट अभी हम देखें तो इसमें अभी भी डिटर्मिन मोर प्रिसाइजली की ज़रूरत है। लाइक इसमें हम अगर देखें 2004 में रिसर्च की थी प्रीटी फ्रॉन्स ने और ब्रेकर ने, 2004 में उसने रिसर्च की, उसने कहा फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा अभी हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। अब उन्होंने रिलेटेड किया था कॉमन पॉइंट्स को रिसर्च के अंदर, दैट अब कॉमन पॉइंट क्या थे, चूजिंग एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चाइल्ड इंटरेस्ट, आपको बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। टीचिंग इंटरव्यू गोल एम्बेड इन रूटीन एंड प्लान्ड एक्टिविटीज़। टीचिंग के अंदर अगर हम देखें तो उसमें फंक्शनल और जनरलाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए। टॉपिक 88 है आपके पास चूजिंग एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चाइल्ड इंटरेस्ट, यानी हम अब उसे डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन उन पॉइंट्स को। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप बच्चों के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो, फिर आप चूज़ करो चाइल्ड डायरेक्ट एक्टिविटीज़ को। देखिए इंटरेस्ट जो होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं करते हो ना, बच्चा पढ़ नहीं सकता। सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनिशिएट एक्टिविटीज़ लो ताकि उसमें एक्शंस, मतलब एक्टिविटीज़ और एक्शंस लो जिनकी वजह से बच्चा जो हो फंक्शनल हो, उसकी ग्रिप अच्छी हो उस लैंग्वेज पर, उस चीज़ पर। जैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा वो फर्दर उसको अपने गोल की तरफ तेज मूव करेगा। टॉपिक 89 है टीचिंग इंडिविजुअल गोल एम्बेडेड इन रूटीन एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल गोल एम्बेडेड रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो टीचर्स होती हैं वो ऑर्डर को फॉलो कर रही होती हैं अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को, जिसे हम रूटीन कहते हैं। डेली रूटीन जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है यंग चिल्ड्रन के लिए कि वो कैसे लर्न करेंगे। बच्चा जो होता है वो फील करता है बहुत सेफर
लाइक वो ऑर्डरली डेली रूटीन के अंदर होता है, वो आल्सो वेरियस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज उससे मिल रही होती हैं। बच्चा जो होता है वो इनकाउंटर करता है, इन्वॉल्व होता है रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर। लाइक वो अगर घर में भी है और स्कूल में भी है ना, वो रोज़ एक तरह के काम करेगा ना, तो वो उसमें आदी हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि आप अच्छे से वर्क कर सकते हो, तो प्रोसीड कर सकते हो। टीचिंग एंड वे गोल के अंदर अगर हम देखें ना प्लान एक्टिविटीज़ के अंदर, तो हमारे सामने आता है कि जो एक्टिविटी प्लान होती है वो बेसिकली मुख्तलिफ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को लेके चलती है। अब ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनमें नेम ऑफ द एक्टिविटी आ गया, मटेरियल नीडेड आ गया, एनवायरमेंटल अरेंजमेंट आ गई, सीक्वेंस करना किसी भी टाइप्स ऑफ गेम्स को, लाइक उसमें एक्टिविटी भी आ गई, एम्बेड करना लर्निंग अपॉर्चुनिटी को, इसमें आप प्लान करते हो चेंजेस को, टारगेट करते हो वर्ड्स को, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हो पीर इंटरेक्शन को लेकर। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट आपके पास आता है रिलेटेड रिसर्चेस, टॉपिक 92। अब जब रिसर्च की हम बात करते हैं एबी के ऊपर, तो उसमें हमने देखा कि जो अफेक्टिव था ना वो प्री स्कूल चिल्ड्रन पर हो रही थी। लाइक वो किस तरह डिफरेंट एज के डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ को लेके चल रहते हैं डिफरेंट एज के स्टूडेंट। जब हम देखते हैं कि जो स्टडीज़ प्री स्कूल की होती है ना, इसमें हम देखते हैं जो डेवलपमेंटल स्किल एरिया है वो स्पेशल बच्चों के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। एकेडमिक स्किल्स जो होते हैं वो थोड़ा इंक्लूजन सेटिंग के साथ लेके चलते हैं। टीचर जो होती है वो प्रैक्टिस करती है एबी को, लाइक वो उसमें स्टडी करती है मतलब रिसर्चेस को, उन रिसर्चेस की वजह से वो बेहतर से काम कर सकती है। आर्ट एक्टिविटीज़ बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चा बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। लेसन नंबर 22 है आपके पास परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट पार्ट 3। उम्मीद है कि अब तक आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आने वाली ये मिक्स हो गया, वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके, और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, टॉपिक 94 आ गया। अब हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को देखते जाएंगे कि उन एक्टिविटीज़ में क्या है और किस तरह मूव करना है। म्यूज़िक और मूवमेंट एक्टिविटीज़ वो कैसे अफेक्ट करती हैं। ये ऐसी एक्टिविटी हैं जो प्री स्कूलर जो होता है वो एक्सप्लोर करता है म्यूज़िक को थ्रू मूवमेंट। अब वो क्या करता है, इसमें अपनी बॉडीज़ को यूज़ कर रहा होता है, अब वो सिंपल रिदम इंस्ट्रूमेंट को देख रहा होता है, लार्ज मूवमेंट कर रहा होता है, लाइक इसमें वो आइडियल होता है लर्निंग म्यूज़िक। अच्छा, म्यूज़िक इस एज में सीखना एक आइडियल फॉर्म है, और वो एज क्या है 3 to 5 ईयर ओल्ड। सेकेंड आपके पास आता है म्यूज़िक होला हूप। ये एक वेरिएशन है म्यूज़िक कल्चर की, लाइक इसमें आप ये जो होता है ना ये डिफरेंस होता है, लाइक इसमें आप कम्पिटेटिव गेम्स लेके आते हो, इसमें कोई भी आउट नहीं होता। इसमें आप सेवरल होला हूप लगाते हो अराउंड द एरिया। लार्ज होला हूप जो होते हैं उसमें हैव वन फॉर एवरी 3 to 4 चिल्ड्रन। लार्ज होला हुप को हम लेके चलते हैं तो सेवरल एरियाज़ के अंदर आप होला हुप लगाते हो। इसमें आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हो कि वो किस तरह गोल उसके अराउंड उसके घूमेंगे या वॉक करेंगे उस होला हुप के। देन आप म्यूज़िक प्ले करते हो, लाइक ये आपका सिंपल म्यूज़िक चेयर की तरह है, पर म्यूज़िक चेयर में क्या होता है, जैसे म्यूज़िक रुका एक बैठा चेयर गायब, मतलब जो खड़ा है वो निकला उसकी चेयर गायब हो गई। इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें चेयर्स मौजूद रहती हैं होला हुप के अंदर। बच्चा जो होता है ना वो गोल गोल घूमता है, वो म्यूज़िक को सुनता है, जहाँ म्यूज़िक रुकती है उसे आइडिया होता है कि ओके म्यूज़िक स्टॉप हो गया ना तो हमें यहाँ पे बैठ जाना चाहिए उस हुप के अंदर। एक ही बच्चा एट अ टाइम बैठता है। अब होता क्या है कि जब जैसे जैसे म्यूज़िक रुकती है ना, चिल्ड्रन जो होते हैं हुप पे बैठते हैं, वो स्टार्ट करते हैं वॉकिंग, बट अब वॉकिंग के दौरान उनके दरमियान से चेयर्स हटाई जाती हैं। ऐसे नहीं होता कि म्यूज़िक रुकी एक चेयर हट गई, वो चेयर म्यूज़िक वाला हिसाब नहीं होता। वॉक कर रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो उनमें से एक को कहा जाएगा अपनी चेयर बैक कर दो, वो फ़ौरन से कर देगा, तो वो इस तरह चेयर इस तरह मूव होती है, और ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक आपके पास लास्ट नहीं रह जाती। एक्शन सॉन्ग, सिंग सॉन्ग विद एक्शन सच एज हेड शोल्डर नीज एंड टोज। अब देखो एक्शन सॉन्ग के साथ अब क्या होता है, एक्शन मूव कर रहे होते हैं, स्टेटस फ्रीज गेम भी आ जाती हैं, लाइक अब प्ले करते हुए म्यूज़िक को बच्चा जो होता है वो डांस करता है, सिंग करता है, हर कपल मिनट के बाद स्टॉप हो जाती है म्यूज़िक, और बच्चे जहाँ भी होते हैं जिस तरह भी होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। म्यूज़िक मैचिंग परेड,
मार्चिंग परेड के अंदर अगर हम देखें तो ये इनएक्सपेंसिव होम मेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो सकती है। बच्चों को कहा जाता है कि वो अपनी म्यूज़िक खुद बजाएं, बनाएं और बजाएं, वो क्लासेस पे नहीं बना रहे होते। दैट ए म्यूज़िकल मार्चिंग परेड हो जाती है। देन बच्चे क्या करते हैं, वो उस पर मार्च करते हैं, डांस करते हैं, क्लैप करते हैं, ड्रम को यूज़ कर रहे होते हैं। फीदर डांस, अब आप फीदर डांस कराने के लिए ना आपको क्या चाहिए, आप एक बिग कलर फीदर को यूज़ करो, बैग ऑफ कलर फीदर आपके पास होना चाहिए। हर बच्चे को आप फीदर डांस के लिए प्रोवाइड करो कि वो फीदर, देन आप प्ले करोगे म्यूज़िक और बच्चों को कहोगे कि उसके अकॉर्डिंग डांस करें और पिक करें अपने रिलेटिव को या कलर्स को। सेम पेपर प्लेट डांस भी होता है, इसमें आप म्यूज़िक बजाते हो। स्ट्रीमर डांसिंग आ गई, सो इतनी इंपॉर्टेंट है। स्कार्फ डांसिंग, स्कार्फ डांसिंग में आप क्या करते हैं, बच्चों के पेरेंट्स को कहते हैं कि वो अपने और स्कार्फ दें। देन आप उन्हें क्या आप कहते हैं कि आप थ्रिफ्ट स्टोर पे जाओ और लेकर आओ स्कार्फ। हर एक के पास अपना स्कार्फ होना चाहिए। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक प्ले की जाती हैं। बच्चे जो होते हैं वो अपने स्कार्फ्स को बीट्स के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। इज़ इट फास्ट, स्लो, हैप्पी और सैड, इस तरह की म्यूज़िक उसमें यूज़ हो रही होती हैं। टॉपिक 97, रिदम स्टिक्स, like all you need is a bell and set of rhythm sticks. इस एक्टिविटी के लिए आपके पास बेल होनी चाहिए और रिदम स्टिक्स होनी चाहिए। रेनी स्नोई डे हो गया, लाइक आप इसमें रिदम करते हो, बच्चों को उसके अकॉर्डिंग मूव करवाते हो। रो 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 यू आर बोर्ड, तो ये वो एक और आ गया, वो जो बच्चों को डांस कराया जा रहा होता है ना, लाइक वो उर्दू में अगर आप कहो तो वो चप्पू चलाते हैं पानी के अंदर ख्यालात के तौर पे। तो ये होता है, वो सिंग करते हैं सॉन्ग को और वो मूव करते हैं लाइक इस तरह के हो रहा है कि जैसे वो रो कर रहे हैं। सेम वन पोटैटो टू पोटैटो भी एक गेम है, इसमें पोएम्स आ जाती हैं। इसमें आप फूड बेस्ड एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हो। फूड चार्केट्स आ गए या चरेट्स आ गए। फ्रूट चरेट्स के अंदर आप देखते हो कि पॉपकॉर्न पॉपिंग, लाइक आप इसमें अब खाने पीने की चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चों को उसके नाम आ रहे हैं। पीस को न्यूट्रिशन डांस आ गया। मटेरियल इसमें जो ज़रूरत होता है वो फूड पीसेस हो गए जिसमें हेल्दी और अनहेल्दी फूड होता है। 2 लार्ज बाउल्स आपके पास होने चाहिए, सीडी प्लेयर होना चाहिए, म्यूज़िक होनी चाहिए। बच्चे जो होते हैं डांस करते हैं अपने फूड पीस के अकॉर्डिंग। जैसी म्यूज़िक स्टॉप होती है वो अपना फूड जो होता है वो अप्रिशिएट बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, लाइक वो हेल्दी और अनहेल्दी। इससे होता क्या है कि बच्चों को आइडिया हो जाता है कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो ये था जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ और पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।